नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आपको बता दें कि इससे पहले हमने भारतीय संविधान के संक्षिप्त परिचय दिया था और भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन किया था। अगर आपको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी चाहिए या भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में जानकारी चाहिए तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा hindilaNotes.com के नाम से हमारी वेबसाइट भी है। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, इससे संबंधित नोट्स CA, CS, LLB, LLM से संबंधित नोट्स की आवश्यकता है तो आप फ्री में वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब विषय की ओर चलते हैं। हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यह भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें आता है। तो हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या आ रहा है। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो संघ क्या होता है? वह संघ से मतलब कई राज्यों को मिला करके, कई राज्य क्षेत्र को मिला करके एक संघ का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें भारत को बताया गया है कि भारत जो है वह राज्यों का यूनियन होगा, यानी कि कई राज्यों को मिला करके भारत बनेगा। अब यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है यहाँ पर? फेडरेशन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है? यूनियन का मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, परंतु यूनियन शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इंग्लिश में यूनियन और फेडरेशन अलग अलग है। हिंदी में तो दोनों का मतलब संघ होता है, बट इंग्लिश में अलग अलग है। तो यूनियन का मतलब होता है जब कोई राज्य भारत में शामिल होगा तब वह संघ से अलग नहीं हो सकता है, यानी कि उस राज्य की अपनी संप्रभुता जो है वो नहीं रह जाएगी। परंतु यदि फेडरेशन वर्ड का प्रयोग हुआ होता, फेडरेशन शब्द का प्रयोग अगर संविधान में हुआ होता तो कोई भी राज्य भारत में शामिल तो होता, परंतु उसकी संप्रभुता खत्म नहीं हुई होती। वह राज्य स्वयं में संप्रभुत्व होता। जब वह चाहता तब वह भारत से या राज्य से अलग हो सकता था, वह अपनी अलग से राज्य बना सकता था। तो इस वजह से हमने यूनियन शब्द का प्रयोग अपने संविधान में किया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, यह यूनियन शब्द हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, यूनियन का प्रयोग यदि एक बार राज्य शामिल हो जाए तो वह अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। अब आइए देखते हैं, भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। हमारे संविधान में भारत शब्द का भी प्रयोग हुआ है और इंडिया शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों का प्रयोग का क्या मतलब है? तो इसके बारे में आपको बता दें कि भारत जो है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भारत हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दर्शाता है। वहीं इंडिया जो है वो आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। हमने इंडिया का प्रयोग इसलिए किया है, यह हमारी अपनी विचारधारा है कि इंडिया का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार इंडिया नाम से ही स्वतंत्रता मिली थी। अगर हम अपने संविधान में इंडिया का प्रयोग नहीं करते तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम जो है वह अवैध हो जाते, क्योंकि भारत शब्द का प्रयोग होता तो अंग्रेजों ने भारत के लिए तो नियम नहीं बनाए थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र भी नहीं किया था, उन्होंने तो इंडिया को स्वतंत्र किया था। तो हो सकता है कि विधि के द्वारा बनाए गए नियम में यह अवैध घोषित हो जाता,
इसलिए हमने अपने संविधान में भारत और इंडिया दोनों का प्रयोग किया है। इंडिया जो है ये परिवर्तनशीलता को दिखाता है और भारत जो है ये हमारी संस्कृति का परिचय देता है। तो हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों का समावेश है। अब आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय इसमें 3 प्रकार के राज्यों को शामिल किया गया, 3 प्रकार के राज्यों को बताया गया। पहला राज्य क्षेत्र, जिसमें 29 राज्य हैं। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि 7 राज्य हैं। और तीसरा है अर्जित राज्य। अर्जित राज्य का मतलब है कि विवादित भूमि, विवादित जमीन, वह क्षेत्र, वह राज्य जो भारतीय संविधान के अनुसार वह भारत का तो है परंतु उसमें दूसरे देश का कब्जा है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को ले लीजिए। जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का है परंतु उसके कुछ भाग में पाकिस्तान का भी कब्जा है, यानी कि 60% भाग में भारत का कब्जा है और 40% भाग में पाकिस्तान का कब्जा है। अगर वे 40% जमीन, 40% भूभाग भारत को मिल जाता है तो वह उस भारत का संविधान उसको अर्जित राज्य में रखेगा, भारत उसको अर्जित राज्य में रखेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ये भारत के संविधान के अनुसार भारत का है परंतु उसके कुछ भाग में चीन का भी कब्जा है। तो अगर भारत चीन से अपनी वह जमीन, वह क्षेत्र छुड़ाने में सक्षम हो जाता है तो वह राज्य जो होगा वो बनेगा, वो अर्जित राज्य में आएगा। अंततः इसका मतलब यही हुआ कि जो भी विवादित जमीन होती है अगर वह हमें मिलती है तो वह हम उसको अर्जित राज्य में रखेंगे। अब अनुच्छेद 1 में हमने जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया है क्योंकि यह भी भारत का भाग है। 16वां संविधान संशोधन के अनुसार भारत जो है वह अखंड है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। 16वां संविधान संशोधन इसीलिए हुआ क्योंकि अखंड शब्द को 16वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि यदि कोई राज्य एक बार भारत में शामिल हो जाएगा तो फिर वह राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य को संसद विधि बना करके यानी कि बहुमत के द्वारा भारतीय संघ में विदेशी राज्य को शामिल किया जा सकता है। यानी कि कोई विदेशी राज्य है जो कि भारत में शामिल होना चाहता है, चाहे वह युद्ध के द्वारा प्राप्त किया गया हो, चाहे वह भूखंड के द्वारा प्राप्त किया गया हो, संधि के द्वारा प्राप्त किया गया हो, किसी समझौते के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से शामिल ऐसे राज्य को संसद के द्वारा बहुमत बना करके वे नए राज्य में शामिल कर सकते हैं, उसके नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, उसको भारत में शामिल कर लेंगे। अब आपको बता दें कि संसद जो है वो नए राज्यों का निर्माण कैसे कर सकता है। ठीक है, तो गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ था। पहले इस पे पुर्तगालियों का कब्जा था, यानी कि पुर्तगालियों का नियंत्रण था 1961 में। ठीक है, इसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया, यानी 35वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि जब नए राज्यों को प्रवेश कराना होता है, यदि कोई विदेशी राज्य है वह भारत में शामिल होना चाहता है तो उसको संसद के द्वारा साधारण बहुमत से उसको
शामिल कर लेंगे, नए राज्य में शामिल कर लेंगे। ठीक है, यह अनुच्छेद 2 बताता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 3 क्या बताता है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कैसे किया जाएगा यह बताता है। तो यह परिवर्तन 4 प्रकार से किया जाएगा। पहला, राज्यों को काट करके नया राज्य बनाया जा सकता है। दूसरा, 2 राज्यों के कुछ क्षेत्र को काट करके नया राज्य बनाया जा सकता है। और कई राज्यों के कुछ क्षेत्र को काट करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, तथा कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाएगा। यानी कि कई राज्य हैं, उनको उठा करके एक राज्य बना दिया गया। इस प्रकार जो है नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, या फिर वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। यह संसद के द्वारा विधेयक बना के किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है वो इसके लिए विधानमंडल से परामर्श लेंगे, तथा विधानमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगी, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि तेलंगाना राज्य की स्थापना को लेकर भी हुआ। तेलंगाना को बनाने के लिए विधानमंडल ने परमिशन नहीं दी, परामर्श दिया कि यह ठीक नहीं होगा, लेकिन तेलंगाना को राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे यूपी के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने के लिए मांग हुई मायावती सरकार के द्वारा। वह 4 राज्य हैं पूर्वांचल, अवध प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, बुंदेलखंड। परंतु इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु संसद ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनके अनुसार यह सही नहीं था। तो इस प्रकार जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान राज्यों में सीमाओं में, क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको बता दें कि यदि किसी क्षेत्र को, किसी सीमा को दूसरे देश को देना है, तो उसके लिए लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। और फिर राष्ट्रपति से परामर्श लिया जाएगा, राष्ट्रपति उसके लिए हस्ताक्षर करेंगे, और इस प्रकार वे कोई भी क्षेत्र, कोई भी भूभाग हम दूसरे देश को दे सकते हैं। परंतु अगर दूसरे देश से, विदेशी राज्य से हमारे देश से हमारे राज्य में शामिल करना है, तो उसके लिए हमें केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 4 में क्या है। तो अनुच्छेद 4 के अनुसार यह बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर नए राज्यों को प्रवेश में या नाम में परिवर्तन करना है, तो वे साधारण बहुमत के द्वारा हो जाएगा। उसके लिए अनुच्छेद 368 की संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब 368 है क्या? 368 के अनुसार 2 प्रकार के संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। 2 प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है। पहले क्या? विशेष बहुमत, और दूसरा विशेष बहुमत तथा आधा राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। अब विशेष बहुमत हम देख लेते हैं क्या होता है। विशेष बहुमत में सदन में जितने भी सदस्य होंगे, यानी कि सदन के कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए, और वहां उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होंगे, तो वह विशेष बहुमत कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यह विशेष बहुमत जो है वो रहेगा प्लस जितने भी अनुमोदित राज्य हैं उसका आधे राज्यों का अनुमोदन, और विशेष बहुमत दोनों होना चाहिए। इस प्रकार जो है संसद द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 368 बताता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो देखने के लिए
बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले समय में नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।